बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड मेथड एंड क्वालिटी एश्योरेंस में गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस GLP। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें लेबॉरेटरी स्टडीज़ प्लान की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, मॉनिटर की जाती हैं, आर्चिव की जाती हैं और रिपोर्ट की जाती हैं। यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जिसमें लेबॉरेटरी स्टडीज़ को प्लान, परफॉर्म, मॉनिटर, आर्चिव या रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि GLP क्रिएट क्यों किया गया, वाई वॉज GLP क्रिएटेड। तो सबसे पहले अर्ली 70s में FDA स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA बिकेम अवेयर कि जो लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो पुअर लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस हैं सारे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। उन्होंने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको कैलिब्रेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मेजरमेंट्स रॉन्ग आती हैं। इसके अलावा इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट अकाउंट्स एक्चुअल लैब स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और नंबर 3 है हमारे पास इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ GLPs, यानी गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिस का पर्पस क्या है, आखिर क्यों की जाती हैं, क्या ज़रूरत है गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस की। ये गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस हर एक स्टेप पे एनालिसिस में हर एक स्टेप पे बताते हैं कि कौन सी एनालिसिस में कौन सा स्टेप जो है वो वैलिड है और कौन सा नहीं है। फिर हमें क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताती है। डाटा जो हम FDA को डाटा सबमिट करा रहे हैं प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के हवाले से, उसको उसकी इंटेग्रिटी के बारे में बताती है। और इसके अलावा डाटा रिकॉर्डिंग और स्पेसिमेन रिटेंशन के बारे में बताती है। यानी गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस के ये सारे पर्पसेस हैं। नेक्स्ट इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनमें है पर्सोनल कहते हैं अमले को, और स्पॉन्सर भी हेल्पर टाइप, एड ऐसे, मैनेजमेंट, स्टडी डायरेक्टर, क्वालिटी एश्योरेंस, फैसिलिटी, लेबॉरेटरी ऑपरेशन, एनिमल केयर, इक्विपमेंट, रिएजेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, रैपर्स, आर्चिविंग कहते हैं जैसे हमने अगर कोई टेस्ट परफॉर्म किया है, कोई सैम्पल एनालिसिस किया है तो उसके रिज़ल्ट्स को सेव करना, ज़ख़ीरा बनाना, इस तरह से। फिर टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स हैं, करैक्टराइजेशन है, हैंडलिंग है और लास्ट पे स्टोरेज है। ये कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स। यहाँ पे 10 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके नेम देखेंगे और नेक्स्ट इन नेम्स की डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल। नंबर 2 इज़ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम QAP। नंबर 3 फैसिलिटीज़। नंबर 4 apparatus मटीरियल एंड रिएजेंट्स। नंबर 5 टेस्ट सिस्टम्स। नंबर 6 टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस। नंबर 7 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नंबर 8 परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी। Number 9 reporting of study results. And number 10 is storage and retention of records and materials. अब हम वन बाय वन इन 10 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, 10 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल। यहाँ पे स्टडी पर्सोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि उसे नॉलेज होना चाहिए, GLP प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, उसकी एप्रोप्रिएट SOPs तक उसकी असेस होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि बना ली गई हैं SOPs और जो पर्सोनल है जिसने टेस्ट एनालिसिस करना है या उनको उसकी उन तक रसाई ना हो, फिर वो इंस्ट्रक्शंस SOPs की इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करता हो, रॉ डाटा को रिकॉर्ड करे। इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ प्रिकॉशंस को के लिए ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और इंटेग्रिटी ऑफ स्टडीज़ को इंश्योर कराता है। नंबर 2 है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पर्सोनल।
यानी पर्सोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के हवाले से। उसमें देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन, कंप्लायंस का मतलब होता है तामील करना या मुश्तमिल होना इस तरह से। तो इसमें भी 3 तरह की इंस्पेक्शन परफॉर्म की जाती है। जीएलपी के प्रिंसिपल्स में 3 तरह की इंस्पेक्शन है जी, स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शंस, फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शंस एंड प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंस्पेक्शंस जो की जाती हैं वो 3 तरह से हैं, और ये जो इंस्पेक्शंस फाइनल रिपोर्ट की होती है वो एक्यूरेट और फुल डिस्क्रिप्शन देती है मैनेजमेंट के हवाले से भी और स्टेटमेंट्स भी। नंबर 3 है फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए जी, सूटेबल साइज़, कंस्ट्रक्शन, लोकेशन होनी चाहिए, और डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एडिकेट डिग्री ऑफ सेपरेशन। फिर बायोलॉजिकल हैज़र्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स और टेस्ट सिस्टम्स हैं उनको अलग रखना चाहिए। और फिर डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या डिज़ीज़ कंट्रोल के हवाले से सूटेबल रूम्स होने चाहिए और स्टोरेज रूम्स होने चाहिए। यानी इन सब में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर अच्छा लैब वर्क यानी लेबॉर्ट्री में अच्छी प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए हमें कौन से प्रिंसिपल्स पे अमल करना है। नंबर 4 है ऑपरेटर्स मटेरियल एंड रिएजेंट्स। अब नेम से हमें पता चल रहा है कि ऑपरेटर्स जो है वो उसका अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होना चाहिए, एडिकेट कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर क्लीनिंग, मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन होनी चाहिए ऑपरेटर्स की रेगुलरली जब रिक्वायर्ड हो। फिर है ऑपरेटर्स और मटेरियल्स जो है वो टेस्ट सिस्टम के साथ इंटरफेयर ना करें। फिर केमिकल्स और रिएजेंट्स और सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन जो यूज़ कर रहे हैं उनके वो लेबल्ड होने चाहिए, यानी उन पे लिखा हो कि कौन सा रिएजेंट है और कौन सा केमिकल है। और फिर इन केमिकल्स के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी मेंशन होनी चाहिए। यानी अगर कोई स्पेसिमेन किसी ख़ास पड़े हुए हैं अलग अलग पैकिंग में तो उन पर मेंशन होना चाहिए कि ये क्या है और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है और उनकी स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। नंबर 5 है टेस्ट सिस्टम्स, फिज़िकल और केमिकल टेस्ट सिस्टम्स, बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम्स, और फिर रैकर्ड्स हैं सोर्स के, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ कंडीशंस, या फिर इसके अलावा वो भी है डेट, यानी जिस डेट पर वो रिमूव किया जा रहा है कंटेनर से, टेस्ट सिस्टम को रिमूव किया जा रहा है या रैकर्ड किया जा रहा है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा कंटेनर्स की प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 6 है टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स। यहाँ पे भी हैंडलिंग, सैम्पलिंग, स्टोरेज के बारे में बताया, करैक्टराइजेशन, और इसके अलावा रेफरेंस आइटम्स की हमें स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, और टेस्ट यानी कंटेनर जिसमें हम टेस्ट आइटम रख रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट्स को डिटर्मिन करने के लिए उसकी फील्ड स्टडीज़ और सैम्पल की भी एनालिटिकल पर्पसेस के लिए उसकी स्टडी होनी चाहिए। नंबर 7 है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसमें रिटन प्रोसीजर्स होते हैं लेबॉर्ट्री प्रोग्राम के लिए, यानी जिन पर अमल करना है, तो वो हमें बताते हैं, वो जो रिटन जो हैं प्रोसीजर्स वो बताते हैं कि कौन सा स्पेसिफाइड मतलब एक्टिविटी है वो किस तरह से की जाएगी। यानी ये पोस्ट प्रोसीजर होता है जो हम रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई जो है वो टेस्ट वो किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, और इसको एक क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ऑर्डर के फॉर्म में। नंबर 8 है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है, कंटेंट रेडी करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, रैकर्ड, फिर डेट्स को नोट करना है, फिर रेफरेंसेस हैं, और फिर लास्ट पर जो है वो कंडक्ट करनी है स्टडी। नंबर 9 है रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स, यानी स्टडी कंडक्ट करने के बाद इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्पॉन्सर पर, टेस्ट फैसिलिटी पर, एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग और कंप्लीशन डेट्स होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम स्टेटमेंट होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए मटेरियल की और टेस्ट मेथड्स की, और रिजल्ट होने चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज, सैम्पल्स की, रेफरेंस आइटम्स की, रॉ डाटा की, फाइनल रिपोर्ट्स होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है स्टोरेज एंड डिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स।
स्टडी इसमें भी सारा वही है, स्टडी प्लान, रॉ डाटा, सैम्पल्स, इंस्पेक्शन, फिर SOPs, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो एक न्यू पॉइंट है वो ये कि अगर कोई स्टडी मटेरियल डिस्पोज हो जाए एक्सपायरी डेट से पहले, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई रिएजेंट था वो एक्सपायरी से पहले हमसे वो ख़राब हो गया, आगे पीछे हो गया या कुछ भी, तो फिर हमें उसकी रीज़न को जस्टिफाई करना है, उसको डॉक्यूमेंट में लिखना है, बजाय इसके कि मतलब उसको इंडेक्स में रहने देना है और उसकी रीज़न बतानी है कि वो क्यों डिस्पोज हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास के गुड लेबॉर्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट गुड लेबॉर्ट्री मस्ट कंटेन। अच्छी लेबॉर्ट्री का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी फ्री ऑफ स्मोक, स्मेल एंड डस्ट। फिर उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, नेचुरल लाइट हम आमतौर पर प्रेफर करते हैं। एयर कंडीशन लैब्स होती हैं, फ़र्ज़ करें हम एक एक्सपेरिमेंट करें, उसमें बहुत मिनिमम सैंपल है हमारे पास, और अगर हम फ़ैन चला लेते हैं तो वो तो सैंपल सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए वहाँ हम एयर कंडीशन लैब को प्रेफर करते हैं और इसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल की जाती है। फिर मेजरिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रॉपर स्पेस होना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो हमारे फायर सेफ्टी, इस तरह के सेफ्टी पॉइंट्स को उनकी केयर की जाती है, और अनक्लीनेबल फ्लोर्स, वॉल, सीलिंग को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा इनकमिंग जो सैंपल्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर एरिया होना चाहिए, और पैकिंग और डिस्पोजल का भी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए एक अच्छी लेबॉर्ट्री में। अच्छा, और डू दिस फॉर GLP यानी गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, ये देखें। कीप द थिंग्स एट इट्स लोकेशन आफ्टर यूज़, इस चीज़ इस्तेमाल करने के बाद, यानी कोई केमिकल है, कोई रिएजेंट है, उसको इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी की जगह पर रखना है। और हैवी थिंग्स को बॉटम में स्टोर करना चाहिए, और हर चीज़ को उसका नाम देना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन है, फॉलो एवरीथिंग हैज़ द प्लेस, एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, यानी हर चीज़ की एक जगह होती है और उसी को उसी की जगह पर रखना चाहिए। और फिर लोकेशन बतानी चाहिए, यानी अगर हमारे पास केमिकल्स है ना, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, केमिकल्स का नाम लिखेंगे और केमिकल्स की लोकेशन बताएंगे कि ये कौन सा केमिकल किस जगह पर पड़ा है, साथ उसका नाम और उसका पर्पज़। फॉलो FIFO, ये भी एक रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मकसद ये है कि मतलब कोई केमिकल पहले का आया है तो फिर उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए एक ख़ास मुद्दत के बाद, मतलब जो पहले आया था उसे वो पहले ही आउट होगा, जो पहले इन हुआ था, इस तरह से। उसके बाद ये बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स और कंक्लूजन में एक ही चीज़ है कि ये एक गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस एक कंपनी का अच्छा इमेज बनाती हैं ग्लोबल मार्केट में, अच्छे टिप्स देती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी रहती है, अनसर्टेनिटी की हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर ये एक गाइडलाइन होती है टेस्टिंग करने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए डिटेल में, और इसके अलावा गाइडलाइन देते हैं इंस्ट्रूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, इन्वायरमेंट कंट्रोल के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए एंड टेस्ट रैकेट्स के लिए, यानी किसी भी अच्छे टेस्ट एनालिसिस के लिए और इसी तरह अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।